नमस्कार, आप देख रहे हैं एच1 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा सिंह। तो आखिरकार पहेली सुलझ गई है कि राहुल गांधी कहां से लड़ेंगे। जी हां, अमेठी को छोड़ उन्होंने रायबरेली को चुना है। आखिरी वक्त तक कैलकुलेशन करने के बाद कांग्रेस ने अमेठी और रायबरेली का सस्पेंस खत्म कर दिया। राहुल गांधी अपनी ट्रेडिशनल सीट अमेठी से नहीं चुनाव लड़ेंगे, बल्कि उन्होंने चुना है रायबरेली को, जहां से सोनिया गांधी कभी चुनाव लड़ा करती थी। 2019 में अमेठी सीट पर स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को करीब 55,000 वोटों से हराया था, जबकि रायबरेली सीट पर सोनिया गांधी करीब 1.7 लाख वोटों से जीती थी। नामांकन के आखिरी दिन कांग्रेस के दोनों प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल भी कर दिया है, यानी कि रायबरेली से केएल शर्मा ने और रायबरेली से राहुल गांधी ने और अमेठी से केएल शर्मा ने। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार क्या वजह है कि राहुल गांधी ने अमेठी का साथ छोड़ करके रायबरेली को चुना है। और आपको दिखाते हैं कि रायबरेली सीट पर जब अपना नामांकन राहुल गांधी ने दाखिल कर दिया है, तो अमेठी सीट पर जो अब उम्मीदवार है, प्रत्याशी है कांग्रेस के, वो है केएल शर्मा। केएल शर्मा कौन है वो मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन नामांकन दाखिल करने के बाद केएल शर्मा ने क्या कहा, उसके बाद बीजेपी की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है, वो भी आपको दिखाते हैं। यहाँ का रन तो जनता के हाथ में है, किसको जिताएगी किसको हराएगी। तो हम लोग मेहनत करेंगे, क्योंकि हमारा संगठन यहाँ पे पहले से काम कर रहा है और हम उसी के बल पे हम लोग यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे और जनता के बल पे चुनाव। नहीं, मेरे को नहीं लगता, क्योंकि जहाँ जनता जब मन बहुत पहले से बना लेती है, जनता 5 साल में जिस भी की कार्यकर्दगी देखती है उसके प्रति मन बना लेती है। ठीक है, इलेक्शन तो फॉर्मेलिटी है, क्योंकि आज अंतिम दिन था, आज के बाद इलेक्शन शुरू हो जाएगा। जनता अपने मन में धारणा बना लेती है कि हमारा जो पहले का चुनाव था वो सही था या गलत था। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं, और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा, वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे। और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं, और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। और आज मैं एक और बात कहूंगा, कांग्रेस इस बार पहले से भी कम सीटों पर सिमटने जा रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी के रायबरेली के प्रत्याशी को अपनी ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं। आज उन्होंने नामांकन भरा है और जनता भी ये जानती है रायबरेली की कि जिन्हें अमेठी ने अस्वीकार कर दिया, जो अमेठी छोड़कर वायनाड चले गए, वो रायबरेली के पूर्णता कभी नहीं हो पाएंगे। प्रश्न ये उठता है कि उन्होंने वायनाड में कहा कि वायनाड ही उनका परिवार है, तो आज रायबरेली में क्या कहेंगे। आपको ये भी बताते हैं कि क्या 5 वजह रही हैं, कौन सी वो बड़ी वजह रही है कि अमेठी का साथ राहुल गांधी ने छोड़ दिया, वो भी आपको बताते हैं। कहा जा रहा है कि रायबरेली सीट पर उन्होंने उसे इसलिए चुना है क्योंकि रायबरेली सीट उनकी परंपरागत सीट है। जो अमेठी की सीटें हैं, अमेठी के अंदर विधानसभा की 5 सीटें हैं और उस पर कांग्रेस का वोट प्रतिशत पहले से घट गया है। ये एक बड़ी वजह सामने आई है। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि 2022 में अमेठी की 5 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस हार गई थी। वहां पर एक भी सीट पर कांग्रेस नहीं है, सिर्फ समाजवादी पार्टी और बीजेपी है। और क्षेत्र की बात करें, अमेठी के संसदीय क्षेत्र में स्मृति ईरानी का दबदबा बढ़ा है, उनका प्रभाव बढ़ा है, क्योंकि पिछली बार जीती थी 55,000 वोटों से और वहां पर काफी समय से वो रह भी रही हैं। और ये भी कहा जा रहा था कि दूसरी बार अगर राहुल गांधी हारते हैं तो उनके ऊपर एक जो छवि है उनकी, वो इस तरह की हो जाएगी कि वो 2 बार चुनाव हार चुके हैं। रायबरेली इसलिए चुना है क्योंकि रायबरेली उनकी परंपरागत पारिवारिक सीट है, जहां पर पहले उनकी माताजी सोनिया गांधी जो है वो चुनाव लड़ रही थी, और इस वजह से उन्होंने उसे ही चुना है।
तो आपको हमने ये वजह बताई है। अब आपको बताते हैं कि क्या कुछ समीकरण है रायबरेली सीट के। रायबरेली वो सीट है जहां पर राहुल गांधी उतर रहे हैं चुनावी मैदान में, लेकिन किस तरीके से उस सीट के ऊपर लगातार पिछले कुछ सालों में जो चुनाव हुए हैं उसमें किस तरीके से बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ा है, ये आंकड़े आपके सामने हैं। आपको बता रहे किस तरीके से 2004, 2009, 2014, 2019 के अंदर कांग्रेस का वोट प्रतिशत देखिए आप और बीजेपी का वोट प्रतिशत देखिए कि किस तरीके से रायबरेली में वोट प्रतिशत बदला है और बीजेपी ने बढ़त हासिल की है, उनका वोट प्रतिशत बढ़ा है और ये कॉन्फिडेंस जो है उसमें पैदा करता है बीजेपी में कि वो जो है पूरी ताकत के साथ इन दोनों ही सीटों पर लड़े। अब आ जाते हैं कि ये केएल शर्मा कौन है जो चुनाव लड़ रही हैं। केएल शर्मा की आपको बात बता दूं कि वो पंजाब के लुधियाना शहर के रहने वाले हैं और 1983 के अंदर उनको जो है दिल्ली लेकर आए थे अपने साथ राजीव गांधी से 1983 में यानी 1983 में जो रिश्ता जुड़ा था वो अब तक चला आ रहा है और इसी वजह से जो है वो परिवार के काफी विश्वास पात्र रहे हैं और सोनिया गांधी के जो है करीबी रहे हैं। और एक बात आपको बता दूं कि जब तक केएल शर्मा अमेठी के अंदर रहे हैं, सक्रिय रूप से काम करते रहे हैं, अमेठी में राहुल गांधी को जीत मिली है, चाहे उनके परिवार से कोई भी खड़ा हुआ उसे जीत हासिल हुई है। लेकिन जब से उन्होंने पूरा फोकस अपना रायबरेली पर शिफ्ट किया तो रायबरेली की सीट पर जो है कार्यकर्ताओं के अंदर एक विश्वास जागा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अमेठी के अंदर जब उन्होंने अमेठी को छोड़ा केएल शर्मा ने, तब अमेठी सीट पर कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा। तो आप ये समझिए कि किस तरीके से। और दूसरी बात ये भी आपको बता दूं कि अमेठी में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि यहां पर कोई गैर गांधी परिवार का प्रत्याशी बनाया गया है। आपको बता दें कि सतीश शर्मा को यहां पर चुनाव लड़वाया गया था। चुनाव लड़े थे वो राजीव गांधी की मृत्यु के बाद 1991 की बात करें तो उसके बाद जब चुनाव हुए थे तो 2 बार सतीश शर्मा यहां पर चुनाव लड़े थे, लेकिन तीसरी बार 1989 के अंदर वो हार गए थे, बीजेपी के प्रत्याशी ने उनको हरा दिया था। तो ये पहली बार नहीं है कि अमेठी से कोई गैर गांधी परिवार का प्रत्याशी यहां पर आया है और देखना होगा कि क्या कुछ आगे होता है। इस पर पूरे डिस्कशन के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ गए हैं। प्रदीप भटनागर जी हैं बीजेपी से, बीडी नकवी है राजनीतिक विश्लेषक और तमजीद अहमद जी हैं कांग्रेस से। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। तमजीद जी, सबसे पहले आपसे रिएक्शन जानना चाहूंगी, केएल शर्मा का नाम जो था कहीं भी नहीं था, उनको उतारने के पीछे अमेठी में क्या कुछ स्ट्रैटेजी कांग्रेस की है, कितनी कड़ी टक्कर स्मृति ईरानी को दे पाएंगे वो? की बात करते वो चुनाव हराने जा रहे हैं, इसमें लगभग आपने खुद अपने जो स्टार्टिंग नोट में आपने खुद कहा कि शर्मा लगभग 25 सालों से रायबरेली अमेठी देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको ये भी पता होगा कि वो किस तरीके का उनका पूरे संगठन पे पकड़ है, किस तरीके की वहां की जनता पे पकड़ है। केएल शर्मा जी का आपने सबसे मेरे को लगता है बेहतरीन जो एक वर्णन होता है आपने अपनी जबान से कर रखा है, तो मैं इसके लिए आपको धन्यवाद भी अदा करता हूँ। निश्चित रूप से स्मृति ईरानी जी को तो केएल शर्मा हराने जा रहे हैं, इस पे कोई कंफ्यूजन हमें भी नहीं है। चलिए, कौन चुनाव लड़ेगा, क्या लड़ेगा, कहां से कौन लड़ेगा, ये तो फैसला करना हमारा काम है। लेकिन बीजेपी हमलावर तमजीद जी, बीजेपी जो हमलावर हो रही है वो इस बात पर हो रही है कि राहुल गांधी अमेठी छोड़कर भाग गए, ये उनकी वर्डिंग्स है, ये उनका कहना है कि, और उनको ये भी आपने सुना होगा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो है ये कहा है कि हमको तो पहले से पता था कि कांग्रेस की जो है बड़ी नेता जो है वो चुनाव नहीं लड़ेंगी, इस तरह की बातें सामने आई। इस पर क्या कहेंगे? क्यों अमेठी से राहुल गांधी नहीं चुनाव लड़ते हैं, रायबरेली को चुनते हैं, रायबरेली जो अब तक सेफ सीट मानी जा रही है कांग्रेस के लिए? ना तो राहुल जी अमेठी छोड़ के गए हैं, ना तो रायबरेली छोड़ के गए हैं, ना तो कोई भी सीट छोड़ के गए। राहुल गांधी पूरे हिंदुस्तान के नेता है, पूरे हिंदुस्तान के बेटा है, तो कहीं कोई कंफ्यूजन मत रखिए। हम अमेठी भी रहेंगे, हम रायबरेली भी रहेंगे, 543 सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और जब 4 जून को नतीजा आएगा तो भारतीय जनता पार्टी जो अभी बात कर रही है, चूंकि एक बात समझिए आप, भारतीय जनता पार्टी बात क्या करेगी, एक बात ये समझिए, पहले राउंड में जब पहले चरण का चुनाव हुआ वो मोदी का गारंटी दे गई। ये कौन है भाई, म्यूट करवाइए इनसे, ये बड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं, कौन है जी, इनसे म्यूट करवाइए भाई। जी 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 जी, आप अपनी बात कीजिए जी। नहीं जी, कहने का मतलब ये है भारतीय जनता पार्टी के पास आज कंटेंट क्या है, बात समझिए। क्यों इतना भारतीय जनता पार्टी, मैं प्रधानमंत्री की पूरी भारतीय जनता पार्टी क्यों इसी पे
पूरी भाषण दे रही है, इसी पे पूरा डिबेट कर रही है। आपको बात ये समझना होगा कि जब पहले चरण का चुनाव था जी तो भारतीय जनता पार्टी ने मोदी की गारंटी से बात शुरू की, वो फेल हो गई, जनता ने जी, नकार जी, दिया और पूरी तरीके से पहले चरण में ही हार गए। जी। दूसरा दौर आया तो ये पूरी तरीके से फिर मंगलसूत्र, हिंदू मुसलमान, इन सब मुद्दों पे चुनाव लड़ना शुरू कर दिए, उसको भी जनता ने नकार दिया। अब तीसरे चरण के लिए इनके पास कंटेंट नहीं है, तो अब तीसरे चरण के चुनाव से पहले पूरा कंटेंट ये रायबरेली, अमेठी, राहुल गांधी, इसी पे पूरा फोकस करेंगे। आज देश की जनता इनसे ये जानना चाह रही है 2 करोड़ रोजगार का जो वादा किया था वो है कहाँ? 15-15 लाख रुपए देने का वादा किया था, है कहाँ? किसानों की आय दुगनी करने की बात की थी, कहाँ पे है वो आय दुगनी करनी? कहाँ पे आप महंगाई की बात कर? इन सब पर आएंगे, लेकिन अभी जो सिनारियो बन रहा है अमेठी और रायबरेली में, आज हम कुछ वीडियोस भी देख रहे थे, वो वीडियोस कितने सही हैं नहीं सही हैं उसके बारे में हम नहीं कह सकते, लेकिन रायबरेली में इस तरह के नारे लगे हैं कि राहुल गांधी वापस जाओ। सबको उम्मीद थी कि अमेठी से राहुल गांधी उतरेंगे, तो जो कार्यकर्ता है वो समझ नहीं पा रहे कि कैसे क्या हो गया। मैं तो आपको ऐसे ऐसे वीडियो दिखला दूंगा जिसमें गोदी मीडिया वापस जाओ के नारे लगे हुए हैं। आपको दिखलाऊं मैं? बहुत सारे वीडियो हमारे पास पड़े हुए हैं, गोदी मीडिया गो बैक, मोदी मीडिया वापस जाओ। भारतीय जनता पार्टी को मैंने ऐसे ऐसे वीडियो दिखला देंगे जहां भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनको गांव में घुसने नहीं दे रहे हैं। बहुत सारे प्रत्याशी ये वीडियो से मुझे याद आया कि जो अभी गृह मंत्री अमित शाह का जो वीडियो था उसको जो है फेक वीडियो को, डीप फेक वीडियो को जो है उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। उसमें 3 लोग पकड़े गए हैं और तीनों ही कांग्रेस से संबंधित है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, एक बात समझिए, अमित शाह जी को कोई फेक वीडियो नहीं, बहुत सारे नेताओं का फेक वीडियो जारी हुआ है, लेकिन आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्योंकि देखिए, एक बात समझिए, भारतीय जनता पार्टी के कैरेक्टरिस्टिक है, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जब बोलना शुरू करते हैं तो अगर ये अफवाह नहीं फैलाएंगे और अगर अफवाह फेक खबर नहीं देंगे तो इनकी बात ही नहीं पूरी हो सकती। पूरी पार्टी इनकी अफवाह पे आधारित है। अब इनको मैं बताता हूँ, अफवाह के बारे में आपने बात की तो बहुत अच्छी बात आपने छेड़ दी, मैं इसका जवाब आपको दूंगा, आपसे 30 सेकंड लूंगा। पहली अफवाह उन्होंने 2014 में फैलाई कि 2 करोड़ रोजगार हम हर साल देंगे, दिया क्या? दूसरी अफवाह फैलाई कि हम 15-15 लाख रुपए सबको दे देंगे, दिया क्या? तीसरी अफवाह फैलाई कि हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे, कर दिया क्या? चौथी अफवाह फैलाई कि हम सबको पक्का मकान दे देंगे क्या? अभी राजस्थान में अफवाह फैलाई कि हमारी सरकार आएगी तो 450 में सिलेंडर देंगे, दे दिया क्या? तो ये पार्टी अफवाहों से भरी हुई है भाई। अगर ये झूठ ना बोले, यहाँ तक कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी तक चलिए इसका जवाब प्रदीप जी से ले लेते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता है, बीजेपी के प्रवक्ता है हमारे साथ जी। एक सेकंड अगर आप दें तो उनसे भी हम जरा बात कर लेते हैं। प्रदीप जी, अब आपकी बारी है। जो कुछ कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं उसका क्या कुछ जवाब है आपके पास? देखिए, जितनी देर तक मैंने अभी तक कांग्रेस के नेता या प्रवक्ता को सुना, उन्होंने कोई देश हित की बात नहीं करी, चुनाव को लेकर कोई बात नहीं करी, देश के बारे में कोई बात नहीं करी, अपने प्रदेश के बारे में बात नहीं करी, जहां सरकार चलाई उसमें कोई एक डेमो देने की बात नहीं करी। शुरुआती अफवाह से कर दी। प्लीज सर, मैं खान साहब प्लीज, शुरुआती अफवाह से शुरू कर दी। खान साहब प्लीज, मुझे बड़ा अच्छी बात है, बड़ी खुशी हो रही है, 1 मिनट सुन लेते हैं ना, फिर आगे बात करते हैं जी। खुशी हो रही है। शुरुआती अफवाह फैलाने से की आप जप रहे हैं, बीजेपी का प्रचार हो रहा है, इस चैनल में बैठ के बीजेपी कर रहे हैं, हर बात को लेकर मेरा प्रचार हो रहा है, अच्छी बात है, मेरा खर्चा बचता, मुझे खुशी है, तो सुन लीजिए प्लीज। तो आपने देखिए, कांग्रेस ये बैठे जितने नेता या प्रवक्ता बैठते हैं तो केवल इनको सबको 15 लाख रुपए चाहिए। तो अभी एक ने कही भी कि जब तक 15 लाख रुपए नहीं आएंगे राहुल गांधी चुनाव जी। तो आप समझ सकते हैं कि अभी आपने सवाल पूछा कि राहुल गांधी गो बैक। जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। बीडी नकवी जी के पास चलेंगे। बीडी नकवी जी, आप क्या कहते हैं कि एक जो अमेठी की सीट जो है वो राहुल गांधी ने छोड़ी है, रायबरेली को चुना है, जो दोनों प्रदेशों के दोनों संसदीय क्षेत्रों के कार्यकर्ता हैं, जो जमीन पर काम करते हैं, और उनके अंदर क्या कुछ मैसेज गया होगा, क्या कुछ उनका सोचना होगा? क्योंकि अमेठी से कहा जा रहा था कि राहुल गांधी आएंगे और रायबरेली से प्रियंका गांधी आएंगी। प्रियंका का नाम तो दूर दूर तक अब जो है दिखाई नहीं दे रहा है। नकवी जी, आपके यहाँ से थोड़ा शोर आ रहा है, प्लीज अगर नकवी जी लगता है कि कुछ ऑडियो में इशू आ रहा है। ऑडियो में एक बार प्लीज चेक कीजिए। अब आवाज आ रही है? हाँ जी, प्लीज कहिए। ठीक है ना? तो देखिए, ऐसा है कि ये बात कांग्रेस हाईकमांड को तय करना चाहिए वो किसे लड़ा है। आज देश के अंदर जो डिवीजन है वो इस तरह से है कि मोदी को दोबारा
पब्लिक को इलेक्ट करना है या नहीं करना है, रिजेक्ट करना है। 10 साल का उनका एक रिपोर्ट कार्ड है, उस बेसिस पे देना है। कैंडिडेट कोई भी हो, कोई बहुत मैटर नहीं कर रहा आज देश के अंदर। आज मोदी और शाह को देश में जनता दोबारा चुनेगी या नहीं चुनेगी। एक सेकंड मैं कुछ कहना चाहूंगी। आप में से किसी के बैकग्राउंड से काफी ज्यादा नॉइज आ रही है, प्लीज जो है आपके आसपास जो लोग हैं प्लीज उनको थोड़ा शांत रहने के लिए कहिए। जी नकवी जी अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। जी देखिए, ऐसा है कि देश के अंदर इस वक्त जो मैंडेट मिलेगा, जो भी होगा पब्लिक का, वो इस बात पे होगा कि 10 साल के अंदर मोदी जी ने जो वादे किए थे, जो लोगों के काम किया है, अच्छा किया है, बुरा किया है, उस पे वोट देंगे लोग कि क्या एजुकेशन बेटर हुई, क्या इलाज के बारे में क्या हुआ। ये सारे जनता के इशू है, महंगाई इशू है, बेरोजगारी इशू है, ये सारे इश्यूज हैं जनता के सामने। जो मैसेज मिल रहा है पब्लिक को, वो कुछ लोग तो ये है कि नहीं साहब, हमें दोबारा देश का बड़ा गौरव बढ़ रहा है, देश का बड़ा नाम हो रहा है दुनिया में, अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी हो रही है, इस तरह की बातें कही जाती है। दूसरी तरफ लोग हैं जो लोग मायूस हुए हैं, जो कुछ उन्होंने वादे किए थे, पैसे देने का, रोजगार देने का, अच्छे दिन, वो कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए जनता के जो लोग हैं, जो बिल्कुल डिवीजन है, बीच में कुछ नहीं है। मोदी और मोदी के अगेंस्ट चीजें हैं, आप समझ लीजिए। बिल्कुल देश या तो पूरी तरह रिजेक्ट करेगा या देश उनको फिर दोबारा इस कुर्सी पे बैठाएगा जिसमें वो बैठे हुए हैं। कुल मिला के हर सेक्शन सोसाइटी का, अमीर, गरीब और बहुत गरीब, नौकर पेशा, किसान, ये सब लोग अपने अपने हिसाब से उसका आकलन कर रहे हैं। लेकिन खास बात यह है कि जनता खामोश है। मैं अभी भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से लौटा हूं, जो एडवोकेट्स ने की थी। यहाँ पर ये तो ऑब्वियस सी बात है, वो तो ऑब्वियस सी बात है कि जनता अपने मुद्दों को देख करके अपने हिसाब किताब जनता से खामोश है। जनता इस इलेक्शन में खामोश है। वो मैं समझ रही हूँ, वो भी खामोश है, बोल नहीं जनता। वो मैं समझ रही हूँ आपकी बात कि जनता खामोश है, जब वोट देगी तो अपने हिसाब किताब से देगी। लेकिन यहाँ कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस में पिछले 10 सालों में बहुत कुछ बदला है, बहुत कुछ कांग्रेस में बदला है। हमने कांग्रेस को जो है बड़े भाई से छोटे भाई बनते हुए देख लिया है स्टेट के अंदर। किस तरीके से जो है आम आदमी पार्टी ने उसको छोटा भाई बना लिया, किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने उसको छोटा भाई बना लिया। समझ रहे आप बात को? तो ये कांग्रेस के लिए अगर ये रायबरेली सीट और अमेठी सीट, ये दोनों सीटें ऐसी थी करो या मरो वाली स्थिति थी। तो ऐसे में जो है डिसीजन जो लिया गया है कि एक तो गैर गांधी परिवार से अमेठी से केएल शर्मा को उतारा गया है, दूसरा रायबरेली जो परंपरागत सीट है गांधी परिवार की, वहां से राहुल गांधी उतरे हैं। इस पूरे सिनेरियो को क्या देखते हैं? इससे कितनी जो है बीजेपी को कड़ी टक्कर मिलेगी और साथ ही साथ जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है उसमें कितना कॉन्फिडेंस आएगा? देखिए, ऐसा है कि मेरा ये मानना है कि जो जैसा आपने बात की अमेठी की, सतीश चंद जो हैं वो पहले लड़ते रहे हैं, नान गांधी परिवार का आदमी भी वहां से इलेक्ट होता रहा है। ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ है। तो जो अमेठी सीट है उस पे जाहिर है किशोरीलाल शर्मा जी हैं। मैं नहीं समझता कि कैंडिडेट किसी भी तरह से आज की तारीख में इलेक्शन में मैटर कर रहा है। आज की तारीख में मैटर ही नहीं कर रहा, आप ये समझिए। इसलिए मैं कहूंगा कि ब्रिजभूषण सिंह से छुटकारा, निजात नहीं पा सकी बीजेपी। जिस आदमी जो बदनाम हुआ पूरे मुल्क के अंदर, जो पहलवानों ने प्रोटेस्ट किया, इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद भी बीजेपी उसे निजात नहीं पाई। इसलिए कैंडिडेट मैटर ही नहीं करते। कैंडिडेट पब्लिक के साथ मैटर ही नहीं करते। कि कांग्रेस जो राहुल गांधी ने लड़ाई लड़ी है, जो मोहब्बत का पैगाम दिया है, राहुल गांधी इज द मार्टिन लूथर किंग ऑफ दिस कंट्री। मैं आपको बता रहा हूँ, वो हारे है वो या जीत हो, राहुल गांधी ने तो और बहुत कुछ कहा है। एमआरपी को जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है उसको मिनिमम रिटेल प्राइस बता दिया, ये तो राहुल गांधी ने भी बोला। इस पर आप क्या कहेंगे? वो भी तो जनता सुनती समझती है। एमआरपी यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस तो हमारे घर के बच्चों को भी पता होता है। समझ रहे हैं आप सर मैं क्या कहना चाह रही हूं? तो राहुल गांधी ने प्यार की दुकान खोली है, लेकिन उस दुकान के अंदर उनको मालूम ही नहीं कि एमआरपी क्या होती है। तो ये किस तरह का सब्जेक्ट है, ये मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप जो कह रहे हैं बात। जी क्या नहीं मालूम है? सब जनता सब मालूम है। 3,000 साढ़े 3,000 किलोमीटर वो उसने यात्रा की है। ये मामूली बात है। लोग 3 किलोमीटर नहीं चल पाते आज की तारीख में, लोग सड़क पर नहीं चल पाते। ये एफर्ट है राहुल गांधी की। इस बात को आपको क्रेडिट देना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। जो किसान की, आम आदमी तक जो रसाई की है, आज वो एस्टेब्लिश लीडर है। कल वो नहीं थे, लेकिन आज वो एस्टेब्लिश लीडर हैं, ये मानना पड़ेगा। देश बिल्कुल मानता है।
और जहां तक आपने बात की और पार्टी को डिवीजन उन्होंने एडजस्ट किया, ये सेंस ऑफ सेक्रीफाइस है जो कि छोटे भाई बनके वो यूपी में हैं और जगह आप पार्टी को उन्होंने स्पेस दिया, तो ये एक अच्छी बात है डेमोक्रेसी के लिए, अंदर एक हेल्दी डेमोक्रेसी की बात है। जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो है केएल शर्मा, जो कांग्रेस के बहुत ही भरोसेमंद रहे हैं। ब्रेक से पहले नकवी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की बात की थी, प्यार की दुकान की बात करी थी। अब मैं उसी दुकान पर आते हुए तमजीद जी से सवाल करूंगी कि क्या भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जन सैलाब हमने राहुल गांधी के साथ देखा था, क्योंकि वो खुद भी मैंने कवर किया था, बहुत बड़ी तादाद के अंदर जनता उनके साथ थी, लेकिन एक जो कनेक्ट राहुल गांधी के साथ लोगों का दिखा, वही कनेक्ट जो है प्रियंका गांधी के साथ भी दिखाई दिया। और प्रियंका गांधी को यहां पर चुनावी मैदान में क्यों नहीं उतारा गया है? क्योंकि मैं आपके पास तंजीमी सवाल मेरा यही है, क्योंकि प्रियंका गांधी को लेकर न सिर्फ रायबरेली बल्कि प्रयागराज और वाराणसी तीनों जगह से रिपोर्ट सौंपी गई थी कि जनता जो है, मतलब कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, चाहते हैं कि इनमें से किसी सीट पर प्रियंका गांधी उतरे। और प्रियंका गांधी दिलचस्प भी दिखाई दी थी, लेकिन बाद में उनकी जो टीम्स हैं, बिकॉज ऑफ सम रीजन, इंटरनल कांग्रेस का मैटर होगा, और वो सारी जो टीम्स जो पहले एक्टिव थी इन जगहों पर, वो अचानक से बाहर हो जाती है। तो प्रियंका गांधी इस चुनाव में क्यों नहीं है, जबकि हर बार यही कयास लगाए जाते हैं, इस बार तो प्रियंका आएंगी। जी देखिए, ऐसा है कि बात आपकी सही है, मैं एग्री करता हूं कि प्रियंका गांधी को इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहिए था। जनता भी चाहती है, पॉपुलर भी थी, और उन्होंने लड़की हूं लड़ सकती हूं का एक पिछला स्लोगन दिया था पिछले इलेक्शन में, तो काफी हिट हुआ था। मैं आपकी राय से बिल्कुल एग्री करता हूं कि आना चाहिए था, क्यों नहीं आए? अब जाहिर है हम इतना तो नहीं जुड़े हैं, हमारा तो कांग्रेस पार्टी में हम बेसिकली है ही नहीं। हम तो एक आप कह सकते हैं कि एक म्यूट स्पेक्टेटर कह सकते हैं या एक्टिविस्ट कह सकते हैं। हम कंट्री के बारे में सोचते हैं, समाज के बारे में सोचते हैं, उसके हिसाब से हम राय देते हैं। हम ना किसी से फंडेड हैं, ना हम किसी से स्पॉन्सर्ड हैं। हमारी जो आवाज एक आम जन की आवाज, एक जनता की आवाज, बिल्कुल सही है। मैं जो कहना चाहूंगा वो ये कहना चाहूंगा कि इमरजेंसी के बाद इलेक्शन में हम बहुत मैच्योर थे, इलेक्शन वोटर भी थे, इलेक्शन लड़ाई भी था। उस वक्त हमने कांग्रेस से अगेंस्ट जनता पार्टी का, मैं ये देखता था कि लोग ना नारे लगाते थे, ना साथ आते थे, टेरेस में रहते थे। और उसके बाद हमने देखा कि ऑल द सीट्स, कांग्रेस लॉस्ट ऑल द सीट्स ऑफ यूपी। आप समझिए कि हिस्टोरिकल फैक्ट है जो। और उसके बाद ये और बात है कि सन 80 में जनता ने रिपेंट करके दोबारा मिसेस गांधी को दिया। आज मैं ये देख रहा हूं कि जाहिर है यहाँ स्टेट में सरकार है बीजेपी की, लोग डरे हुए हैं कि नहीं हम वॉइस दें, अपनी बात ना कहें, और वो अपने हिसाब से प्रो अगेंस्ट, या आप देखिए बीएसपी सिमट गई है लड़ाई में, बीएसपी कहीं नहीं जी, है। मैं कुछ बोल सकता हूँ? जी प्रदीप जी, लड़ाई मोदी और एंटी एक सेकंड अग्नि जी, प्रदीप जी से बात कर लेते हैं, उसके बाद मेरा सवाल जो होगा कांग्रेस के प्रवक्ता से होगा, तमजीद जी से। जी प्रदीप जी, आप कहिए। देखिए, अभी मैं सुन रहा हूँ कि सरकार, जनता डरी हुई है। बहुत अच्छी बेहतर बात कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत सीनियर बैठे हैं, स्कॉलर भी और मैं कहूँ तो पत्रकार महोदय भी। जनता डरी हुई है। जिस देश का प्रधानमंत्री लोगों से 15 अगस्त को जनता के बीच में जाके मिलता, जिस देश का प्रधानमंत्री मेट्रो में चलता हो, जिस देश का प्रधानमंत्री के लोगों का स्वागत गाड़ी पे चढ़कर करता हो, उसकी देश की जनता डरी हुई है। जी जी जी, बिल्कुल। अब तो दिल्ली में बम ब्लास्ट हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर में बम ब्लास्ट हो रहे हैं, पुणे में बम ब्लास्ट हो रहे हैं, लखनऊ में बम ब्लास्ट हो रहे हैं, रेलवे स्टेशन में बम ब्लास्ट हो रहे हैं। जनता इतनी डरी हुई है, क्या कह रहे हैं आप? जी चलिए तमजीद जी, आपके पास आना चाहूंगी। एक सेकंड प्रदीप जी। तमजीद जी, जो मेरा सवाल आपसे था कि इन चुनावों में प्रियंका गांधी क्यों नहीं है, क्योंकि जब हार होती है किसी जगह पर तो वो प्रियंका गांधी के हिस्से आती है, और जब कोई जीत होती है, कांग्रेस की कहीं पर जीत होती है, तो उसका ताज राहुल गांधी के सर पे सजाया जाता है। क्या राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ी चुनौती ही प्रियंका गांधी है, जो उनको मैदान में उतरने नहीं दिया जा रहा? नहीं, ये बातें तो कहिए ही मत प्लीज, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। समय नहीं देंगी आप मुझे बोलने के लिए? गांधी परिवार त्याग के लिए जाना जाता है। ये सब सवाल खड़े करके आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी क्रेडिबिलिटी मत गिराइए। आप बता दो कौन से त्याग की बात कर रहे हैं आप? बता रहा हूँ, सुन लीजिए। अरे भाई सुन तो लीजिए, सुनाइए। अब थोड़ा शांत रहिए प्रदीप जी, आप बहुत गंभीर प्रवक्ता है, थोड़ा शांत रहिए। सर मैं त्याग समझना चाहता हूं बस। हाँ, इंदिरा गांधी जी ने इस देश के लिए शहादत दी, राजीव गांधी जी ने देश के लिए कौन सा आजाद करा दिया देश? फिर नहीं, ये प्रदीप जी आइए ना,
किस प्रदीप देश को जी आजाद करा शांत दिया रहिए। उन्होंने, जो शहीद दे दिया, कौन से बॉर्डर लड़ने के लिए? देखिए ना, अगर ना, जाएंगे ना, ये बहलाने फुसलाने वाली बात मत की जनता को। नहीं वो ये खामोश बताइए ना, करेंगे, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा ये बात। शहीद हुए तो कहाँ शहीद हुए बताइए ना। नेहरू जी कितने साल तक जेल में थे आपको पता है? जब आप लोग कहाँ माफीनामा जेल में लिख के मजे भेज मारते रहे थे, थे? आपको क्यों? आपको पता है ना, सारी जब आप लोग फैसिलिटी थी माफीनामा, उनको, किताबों की, जब टीवी देखने की, हर चीज जब की, अखबार आता था। आपके गलत, नेता गलत, माफीनामा गलत। लिख रहे थे ना, जब आपके नेता माफीनामा क्यों लिख रहे थे माफीनामा ना, लिख रहे थे? नहीं क्यों माफीनामा लिखा लिख क्या? रहे थे? नहीं क्यों लिखा क्या? माफीनामा लिख रहे थे? ये भी झूठ है क्या? अभी आपने प्रदीप जी कहा कि खामोश शहीद, है। अब शहीद प्रदीप जी नहीं, बोलने आप दीजिए शहीद भाई। का कैसे दे सकते हैं राजीव गांधी, इंदिरा गांधी जी को? प्रदीप जी, प्रदीप अब जी आप एक बार सुन खामोश लेते रहिए। हैं, फिर आप अपनी बताइए ना, बात यूं कहिएगा। दे रहा हूं प्रदीप जी एक सेकंड रुकिए, पहले इनकी बात खत्म होने नहीं दीजिए, नहीं, मैं आपको देखो पूरा देश की फौज की जो है ना, ये वैसे अफवाह नहीं फैलाएंगे, इनका काम ही नहीं चलेगा। ये पार्टी अफवाह पे चलती है, भाई। ये पार्टी अफवाह पे चलती है, कौन सी जंग में लड़ा, शहीद हो गई? ये पार्टी अफवाह पे चलती है। जी ये बिल्कुल। पार्टी अगर ये अभी इनके प्रवक्ता अगर अफवाह न फैलाए बैठ के, तो ये पार्टी नहीं चल पाएगी। इनका काम ही है, जाओ और बहस को डिरेल कर दो। जी हमारा तो काम यही है। आप इससे सुन रहे हो, आंध्रा में क्या करा, कर्नाटका में क्या करा आपने? इनको बताइए ना। कर्नाटका का बता रहे हैं, पाकिस्तान में 5 साल क्या बता किया रहे हैं, आपने? एक सेकंड कर्नाटका का प्रदीप बता जी रहे हैं, सुन कर्नाटका, लेते हैं। कर्नाटका। प्रदीप जी ऐसे किसी की बात समझ नहीं आएगी, मैं वापस हाँ। आपके पास आऊंगी। नहीं आप मुझे मैडम मुझे बोलने का मौका नहीं दे रहे। नहीं आप मेरा कर्नाटका- दो नहीं नहीं, आपको पूरा मौका कर्नाटका का मिलेगा, बता दो। ऐसे नहीं चलेगा। आपको पूरा मौका कर्नाटका मिलेगा। का एक बता सेकंड दो। सुन चाहे कि लीजिए। एक स्कॉलर कांग्रेस के समर्थक में और एक कांग्रेस के प्रवक्ता बैठा के आप मुझे नहीं बोलने देंगी, तो ये नहीं कि मैं चुप बैठ जाऊंगा। या तो आप मुझे पूरा समय दीजिए बोलने का, प्लीज, ये रिक्वेस्ट है मेरी। कर्नाटक का सुन लीजिए, कर्नाटक का सुन लीजिए, कर्नाटक का सुनना चाह रहे थे ना। हाँ, एक मास रेपिस्ट है, एक मास रेपिस्ट है, जिसने किस तरह से 3000 वीडियोस के वायरल हुए, उसका प्रचार करने गए थे की बात कर रहे हो, प्रधानमंत्री। पुरानी बात नहीं अब आगे नहीं, अब आप सुन लीजिए, अब सुन लीजिए। कहना महिलाओं को ना, आपने देखिए, महिलाओं को अभी तक आपने पेंशन नहीं दी है। एक मास रेपिस्ट, एक सेकंड प्रदीप जी, प्रदीप जी मैं आपके पास आऊंगी। एक मिनट दे दीजिए प्रदीप जी, सिर्फ प्रदीप जी आपसे रिक्वेस्ट है। राजस्थान बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ बॉर्डर पे लड़ प्रदीप रहे जी हैं। एक सेकंड रुकिए जरा। आप ये कर्नाटक वाली और जो आप आपने समय प्रज्वल नहीं रेवन्ना बोलने की, का एक सेकंड प्रदीप जी प्लीज क्या प्लीज, आपने आपसे समय रिक्वेस्ट है। बोलने के प्रदीप जी लिए? एक सेकंड आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज, नहीं, आप आपने एक समय सेकंड बोलने के लिए रुकिए। पूरा। तमजीत जी मेरा सवाल ये है, जो कर्नाटक की आप रेवन्ना जी की बात कर रहे हैं, रेवन्ना जी मत कहिए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, हाँ। मत आइए, रेवन्ना प्रज्वल रेवन्ना आप सुन जी लीजिए। मत आप लगाइए। एक सेकंड जी अब लगा के सुनिए बात ना। मत तमजीत कीजिए। जी जी। ठीक है ना, स्लिप ऑफ टंग में कुछ चीज होती है। आप एक सेकंड सुनिए मेरी बात। आप तो उनके साथ खड़े अरे, रहेंगे, आपका तो इतिहास रहा है। आप सुन तो लीजिए। बैठ के मैं समझ सकता हूँ, आपकी पार्टी जितने रेपिस्ट हैं उनके साथ खड़ी रहती है। अरे प्रदीप जी आप एक सेकंड शांत रहेंगे। प्रदीप जी आप, आपका इतिहास रहा है, आपका इतिहास रहा है। प्रदीप जी आप एक सेकंड शांत रहेंगे। कांग्रेस का इतिहास ही पता है तमजीत जी, इसी तरीके आप से। जी जी आप तमजीत जी, आप जिसकी बात कर रहे हैं, प्रज्वल रेवन्ना की बात कर रहे हैं, और आप उनको लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि किस तरीके से क्या कुछ किया। आप पहले अपना सेंटेंस कंप्लीट कीजिए, फिर मैं इसी के ऊपर आऊंगी। प्रदीप जी आप बोलिएगा मत, एक मिनट। प्रज्वल रेवन्ना की 3000 वीडियो आने के बाद जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उनके बचाव में उतर गए। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है? कौन बचाव में उतरा है? कौन बचाव में उतरा है? नाम बताइए। अभी जो कि प्रदीप स्टेटमेंट जारी बताने करके जी, पहले ही प्रदीप कह दिया गया बीजेपी ने कि हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। अभी क्या बोला प्रदीप जी ने? आरोप साबित हो गए क्या? अब इससे ज्यादा बचाव क्या करेंगे बैठ के आपकी टीवी पे? जो व्यक्ति देश छोड़ नहीं, के हमारे भाग गया बीजेपी हो। का है क्या? वो जेडीएस नहीं, देखेगी। आपने बचाव किया नहीं किया? अरे अभी भाई बैठ के जेडीएस यहाँ पे? देखेगी, जवाब तो देगी। जेडीएस देखेगी उनका या क्या प्रत्याशी है। देखेगी? उसका तो प्रचार इस तरह करने ना कौन गया? आप अधूरी बातें उसका मत प्रचार कीजिए, करने अधूरा कौन ज्ञान गया? मत दीजिए साहब। उसका प्रचार कौन करके? अधूरा आप ज्ञान कम मत से कम दीजिए। तो कंडेम अधूरा कर ज्ञान दीजिए। मत दीजिए। चलिए भर्त्सना कर दीजिए, भर्त्सना कर कन्हैया दीजिए। कुमार का प्रचार कौन कर रहा है? कन्हैया भर्त्सना कुमार कर देश के दीजिए। टुकड़े करना चाह रहा है, वो आपकी राहुल सरकार गांधी क्या के कर रही साथ है? घूम रहे हैं। आपकी सरकार क्या कर रही है? राहुल आप गांधी को जेल चार्जशीट भेजें। बना पाए क्या? आप राहुल गांधी जी को आपकी जेल भेजते पुलिस हैं। चार्जशीट आप बना कहीं पाए का क्या ये, उससे कहीं का कन्हैया दूसरा। कुमार के खिलाफ? क्या बात कर रहे हैं भाई? ऐसे प्रवक्ता को आप लोग बैठा लेते हैं कि बात भी नहीं करने देते। खैर बहरहाल अब आप सुनिए सीधी सी बात। एक बात समझिए, 4 जून को इस देश के अंदर सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। जो आप हताशा देख रहे हैं इस समय प्रदीप जी के चेहरे पे, उसी का नतीजा है कि आज ये किसी को बोलने नहीं दे रहे हैं। अब क्या है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को ट्रेनिंग देके भेजा जा रहा है, क्योंकि हम लोग मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं, मुद्दों की बात कर रहे हैं। तो जब मुद्दों की बात आती है, रोजगार की बात करते हैं, 1-1 लाख रुपए महिलाओं को देने की बात करते हैं, राइट टू अप्रेंटिसशिप की बात करते हैं, तो ये परेशान होते हैं। तो इनको ये ट्रेनिंग देके भेजी जाती है कि जाइए और डिबेट को डिरेल कीजिए, क्योंकि अगर सही बात जनता तक पहुंच जाएगी तो इनकी जो हार अभी छोटी मोटी हार है वो करारी हार में बदल जाएगी। तो इस समय भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि हम लोग बहुत सारी डिबेट में बैठ रहे हैं, लगभग जो क्रोनोलॉजी प्रदीप जी की है सभी प्रवक्ताओं की है। तो इसका मतलब ये है कि ट्रेनिंग देके इनको भेज रहे हैं कि जाइए डिबेट में जाइए और डिबेट को डिरेल कर दीजिए, लेकिन सफल नहीं होने पाएंगे आप। जनता तक बात पहुंच गई है कि आप आरक्षण विरोधी हैं, तमजीत जी आप एक दलित सेकंड विरोधी रुकिएगा। हैं, आप गरीब विरोधी हैं। प्रदीप जी से बात कर लेते हैं। प्रदीप जी अब आप बोलिए, अब आपका समय शुरू होता है।
पहले तो मैं भाईजान का एक जवाब दे दूं छोटी सी बात का, कि पहली बात शुरुआत आपने करी थी मेरे बीच में बोलने की। पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं मैं, और मेरी मजबूरी ये थी कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा था, ना समय दिया जा रहा था अपनी बात रखने के लिए। देखिए मैं सुन रहा था, बहुत अच्छी तरह सुना। दो नेता मेरे कांग्रेस के साथ मेरे साथ बैठे, मगर दोनों ने कोई देश हित की बात नहीं करी। किसी ने ये नहीं कहा कि आज रक्षा प्रणाली में हम सबसे आगे अपने देश में सब कुछ बना रहे, ये बात नहीं करी है। इनको 15 लाख रुपए चाहिए, ये बात नहीं करेंगे। अब रोड जो है कहां से कहां पहुंच गए, जम्मू कश्मीर अब ट्रेन जाएगी हमारी श्रीनगर तक, वो बात नहीं करेंगे। कहता रहा हूं अब 30 मिनट्स में आप आगरा, सॉरी क्या नाम, आप मेरठ पहुंचेंगे, वो बात नहीं करेंगे। 3000 किलोमीटर की यात्रा करिए श्री राहुल गांधी जी ने, कौन सा विकास कर दिया थोड़ा सा बता दीजिए। गुजरात वो खा गए पी गए, राजस्थान वो खत्म कर गए, छत्तीसगढ़ वो खत्म कर गए। बताइए ना कौन सी यात्रा और किस यात्रा में करे। उन्हें आतंकवादी दिखता है, आतंकवादी से बात करते हैं, मगर वो बताते नहीं, पुलिस को नहीं बताते। कभी गांधी परिवार जब तक वहां पे बम ब्लास्ट होते रहे, पत्थरबाजी होती रही, ना तो गांधी परिवार ना इनके प्रधानमंत्री कभी वहां गए, ना उधर करवट करके सोए। आज बहन भाई दोनों बर्फ पे खेल के दिखा रहे हैं। तो ये राजनीति करने और क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं। साहब मुझे 4 मुद्दे गिना दीजिए आप, कि आपने राजस्थान में कोई मॉडल दे दिया हो, छत्तीसगढ़ में कोई मॉडल दे दिया हो, सरकार के सिवा कुछ दे दिया हो। प्लीज सर, मैं तो आप पॉइंट नोट कर लीजिए। तो मुझे 4, मैं 50 मुद्दे गिनाता हूं, चुनाव हम किस पे लड़ रहे हैं। आप 4 मुद्दे गिना दीजिए मुझे देश के विकास के लिए। आपके राहुल जी कह रहे हैं कि हम गिना दीजिए, 50 मुद्दे गिनाइए आप। हमें क्या नाम, ओबीसी का क्या नाम, आरक्षण की बात कर रहे हो, उनका आरक्षण आप बेचारों का छीन रहे हो, चोरी कर रहे हो उनके जेब से। तो आप लड़ कहां रहे हो, मुद्दों पे बात नहीं करनी ना आपको। आप अभी कर्नाटक से बात करी मैंने, तो आप कर्नाटक के अभी लेटेस्ट खबरें पहुंच गए। सरकार इनकी आरक्षण हम छीन रहे हैं। सर प्लीज सर मैं आता हूं, क्या बात कर रहे हैं जब कांग्रेस चले, सरकार इनकी आरक्षण हम छीन रहे हैं। जी अभी मैं नकवी जी से सवाल है, अभी एक सेकंड, अब प्रदीप जी आपका हो गया। अच्छा, आंध्रा में किसकी सरकार है? अरे एक सेकंड रुकिए तमजीन जी, एक सेकंड रुकिए, समय कम बचा है, समय कम बचा है। एक सेकंड प्रदीप जी रुकिए, नहीं मैं जानकारी लेके ही बैठा हूँ। मुझे तेलंगाना का किसकी सरकार है? आंध्रा में मुझे हिमाचल का भी पता है, आंध्रा में किसकी सरकार का भी पता है मुझे। तमजीन जी और नकवी जी, मेरा सवाल नकवी जी से, अगर आप दोनों मेरे को समय मुझे ही दे दे तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, प्लीज। नकवी जी, मेरा सवाल ये है कि जब से ये अलायंस वाला हिसाब किताब शुरू हुआ है कि इसके साथ अलायंस है, उसके साथ अलायंस है, तो जो अलायंस में पार्टियां होती हैं वो कैसे एक दूसरे के कामों के अंदर घिर जाती हैं, ये हम जो है पिछले कुछ समय से देख रहे हैं। यहां पर जो है रेवन्ना के कांड को लेकर के जो है बीजेपी को घेरा जा रहा है, जेडीएस, और क्योंकि बीजेपी का वहां पर गठबंधन है, यहाँ इधर कांग्रेस के कार्यकर्ता ही भिड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अलायंस को लेकर के। और जहां तक रेवन्ना की आप बात कर रहे थे तमजीद जी, तो रेवन्ना तो आपकी ही स्टेट में था, 1 साल पहले जून में उसके ऊपर ये केस खुला था। सरकार क्या कर रही थी, और एक इतना बड़ा क्रिमिनल आरोपी जिसको कहते हैं, जिसके ऊपर आप ये एलिगेशन उठा रहे हैं, आपकी सरकार की नाक के नीचे से वो कैसे उड़ के चला गया, कैसे स्टेट से ही बाहर चला गया, वो अपने आप में बड़ा सवाल है। ये मैं सवाल करना चाह रही थी, लेकिन मुझे कमांड आई है क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है, मैं डिबेट को आगे नहीं बढ़ा पाऊंगी। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो आपको बता दें किस तरीके से रायबरेली को चुना है राहुल गांधी ने, और अमेठी से अब KL शर्मा उतरे हैं, जो कि कांग्रेस परिवार के काफी भरोसेमंद है। अब देखना होगा कि क्या कुछ आगे इन चुनावों में होता है। फिलहाल इस बड़ी डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।